तो हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये आप सभी के क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और आज वाले वीडियो में हम लोग इसे वन शॉट में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और वो है कि एक दो शर्त है जो आप सभी को इस पूरे वीडियो के दौरान फॉलो करना है। और वो शर्त ये है कि आप सभी को इस पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक एकदम बने रहना है, क्योंकि यार अगर आप इधर उधर जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा एंड फिर उसके बाद कहीं से आप कुछ और चीज सीखोगे, कहीं से और कुछ और चीज सीखोगे। तो ज़रूरी ये है आप लोगों के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस मेरी वीडियो पे बने रहिए और किसी और की वीडियो पे मत जाइए। मतलब अब जिस किसी के वीडियो पे भी हैं, आप स्टार्टिंग से लेकर के एकदम एंडिंग तक एकदम अच्छे तरीके से बने रहिए और सिंसियरली एकदम पढ़ाई करिए। दूसरी बात ये है कि आप एकदम सारे डिस्टर्बेंसेस से एकदम दूर चले जाइए और जितने भी देर का ये वीडियो है, उतने देर के लिए आप एकदम अलग हो जाइए और अलग से बैठ कर के आप अपना इस वीडियो को कवर करिए। और तीसरे एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है अभी ये जो पीडीएफ जिस पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चाहे तो इसे क्विक रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि अभी आप अपने सामने एक बुक ले लीजिए और जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगता है उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, उन पॉइंट्स को आप जॉट डाउन करिए। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में वो जो पॉइंट्स है वो हमेशा के लिए रहेगा, है ना। और आपको मालूम रहेगा कि हाँ ये चीज लिखा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज लिखते हैं वो चीज याद रहता है। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर का। तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग अभी कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स और टाइमलाइन। और मैं बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग इन दोनों चीज को कवर करेंगे, आधा चैप्टर हमारा वैसे ही हो जाएगा। तो अब आप ये ऐसा मत सोचिए कि आधा मतलब बस ये दोनों चीज देख करके आप वीडियो छोड़ के मत चले जाइए। आपको पूरा देखना है। अगर आपको एकदम अच्छे से समझना है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना जरूरी है। पूरा वीडियो देखना कंपलसरी है। पूरा वीडियो देखना एकदम अच्छे तरीके से जरूरी है अगर आप एक सिर्फ एक वीडियो पे रिलाई करना चाहते हैं तब। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो दोनों चीज है, हमें ये दोनों चीज भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना और इस चीज को स्किप कर देते हैं एंड सीधा आ जाते हैं हमारे मेन चैप्टर पे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ही चैप्टर का असली राज है एंड यहीं पे सब कुछ छुपा है। और अगर आप एक बार इसको एकदम अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले है नेशनलिज्म। तो अब नेशनलिज्म क्या होता है? अब आप लोग सोचते होइएगा कि क्या है नेशनलिज्म, क्या है, क्योंकि आपको अभी आगे भी आएगा एंड हमारे चैप्टर के नाम पे भी लिखा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म चीज होता क्या है? ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे चीज का चैप्टर का एकदम मर्म आप चैप्टर के टाइटल से समझ सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बता दूं कि शेर और कुत्ते की कहानी, तो आप उस चैप्टर के नाम से ही समझ जाओगे कि जो कहानी है उसमें शेर और कुत्ते हैं, है ना। तो उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे आपको देखना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब नेशनलिज्म का क्या मतलब है? नेशनलिज्म का ये मतलब है लॉयल्टी एंड डिवोशन टू वंस नेशन स्टेट सरपासिंग अदर्स इंटरेस्ट। तो देखिए, अब नेशनलिज्म क्या है? लॉयल्टी और डिवोशन है टू वंस ओन नेशन स्टेट, है ना, सरपासिंग अदर इंटरेस्ट। तो अब आपके और मेरे काफी सारे इंटरेस्ट होंगे, है ना। अलग अलग चीज में इंटरेस्ट होगा, अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होगा, अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होगा। तो वैसा ही इंटरेस्ट है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या है? लॉयलिटी है और डिवोशन है। जैसे आपका भगवान में डिवोशन है, जैसे आप किसी कोई शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, आप कि कहीं और रिलीजन में विश्वास रखते हैं, आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास रखते हैं, है ना। तो आपका बिलीफ है, वो आपका लॉयलिटी है, वो आपका डिवोशन है उस चीज के तरफ। तो अगर वही लॉयलिटी, वही डिवोशन, वही सब चीज अगर आप अपने देश के तरफ डालोगे, अगर आप अपने देश की तरफ डालोगे कि हाँ यार देश के लिए मैं मर मिट जाऊंगा, अगर आपके अंदर में उस लेवल का वो है, तो वही जो चीज है वो होता है हमारा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? लॉयलिटी एंड डिवोशन
टू वंस ओन नेशन स्टेट, नेशन स्टेट मतलब देश, है ना, सरपासिंग अदर इंटरेस्ट। तो यही है अपना नेशनलिज्म का डेफिनेशन। तो अब आपको चैप्टर के नाम पे समझ में आ गया होगा कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्या मतलब है। तो नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वननेस, है ना, बहुत तरफ आपने ये डेफिनेशन सुना होगा, पढ़ा होगा, फीलिंग ऑफ वननेस, है ना, या फिर लॉयल्टी एंड डिवोशन। तो नेशनलिज्म का जब राइज हुआ था यूरोप में, तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ था यूरोप में, है ना। अब जो अगला चीज है वो है कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, डिसेंट और किनशिप। तो अब कलेक्टिव आइडेंटिटी जो एक चीज है, ये है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, डिसेंट, है ना। तो अब आपको इसके डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा ना कि एक फीलिंग है ये भी, है ना, जो नेशनलिज्म है ये भी एक फीलिंग है ना। मेरे और आपके अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लिख के दिखा देंगे, मतलब वो एक फीलिंग रहता है ना नेशनलिज्म के अंदर। अगर आपको कल को कोई बोलेगा कि यार तुम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो कि नहीं, आप बोलोगे हाँ करता हूँ मैं अपने मम्मी पापा से प्यार। अगर मैं आपको बोलूंगा दिखाओ क्या क्या प्यार करते हो, दिखाओ क्या कितना प्यार करते हो, तो आप ऑफ कोर्स नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो एक फीलिंग है ना। वैसे ही नेशनलिज्म भी एक फीलिंग है ना। और कलेक्टिव आइडेंटिटी ये भी एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन, है ना, ये एक फीलिंग है ऑफ बिलोंगिंग टू अ नेशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, डिसेंट, है ना, कोई देश का हिस्ट्री, कोई देश का पास्ट, है ना, और किनशिप, इन सब के बेस जो फीलिंग होता है वो है आपका कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब है गिल्ड सिस्टम्स। तो गिल्ड सिस्टम क्या है, ग्रुप परसुइंग द सेम प्रोफेशन। तो अब गिल्ड सिस्टम्स क्या है, कोई एक ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ पीपल जो परस्यू करते हैं सेम प्रोफेशन को, तो वो उसे कहा जाता है गिल्ड सिस्टम्स। अब अगला जो पॉइंट है वो है अपना सर्फडॉम। तो अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी विद डेब्ट एंड बॉन्डेज। तो सर्फडॉम क्या था कि एक फॉर्म था स्लेवरी का, फॉर्म ऑफ स्लेवरी विथ डेब्ट एंड बॉन्डेज, है ना। तो मतलब एक स्लेवरी, आपको मालूम है कि पहले के समय में बहुत ज्यादा स्लेवरी होता था, तो ये भी सर्फडॉम भी एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी ही है, जिसमें डेब्ट होता है और बॉन्डेज होता है ना। अब एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी क्या है, हाई क्लास सोसाइटी विथ नोबल डिसेंट एंड प्रिविलेजेस। तो अब एरिस्टोक्रेसी मतलब कोई हाई क्लास सोसाइटी, है ना, जैसे आपने पढ़ा था नाइन्थ में, क्लर्जी नोबिलिटी, है ना। तो वही है एरिस्टोक्रेसी, वही है एक हाई क्लास सोसाइटी विथ नोबल डिसेंट एंड प्रिविलेजेस, है ना, इनके पास प्रिविलेजेस है, इनके पास नोबल डिसेंट है ना, और ये हाई क्लास सोसाइटी है। तो ये है अपना एरिस्टोक्रेसी। अब है कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म क्या है, फिलोसफी एम्फसाइजिंग ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो कंजर्वेटिज्म, अब आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा ना कि लिबरल, कंजर्वेटिव्स, है ना, आपको मालूम होगा अगर आप थोड़ा डेप्थ में घुसे होंगे तो, कि तीन तरह के आदमी थे, है ना, एक थे लिबरल्स थे, एक थे कंजर्वेटिव्स। जो कंजर्वेटिव थे उनको था कि भाई हमें चेंज नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि उस टाइम पे जब नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज हो रहा था लोगों के बीच में, नेशनलिज्म मतलब जब फीलिंग ऑफ वननेस हो रहा था कि हाँ यार ये मेरा देश है, इस देश के लिए मैं मर मिटूंगा, मैं किसी राजा के अंदर नहीं रहूंगा, मैं किसी के अंदर दब के नहीं रहूंगा, है ना। जब आदमी लोगों के अंदर ये फीलिंग था, तब है ना तीन तरह के आदमी थे। कुछ लोग चाहते थे कि भाई हमें चेंज चाहिए, है ना। कुछ लोग थे कि भाई हमें कुछ ज्यादा ही चेंज चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते थे कि भाई बस ये राजा वाजा को हटा दो, है ना, बाकी सब हमारे लिए सही है। कुछ लोग बोलते थे भाई ये राजा हटा, इसे भी हटा, उसे भी हटा, अब हम खुद से अपना एक सिस्टम बनाएंगे, है ना। और कुछ लोग थे जो बोलते थे भाई कुछ नहीं हटेगा, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो वैसे ही सोसाइटी तीन भागों में बटी हुई थी। तो अब आप लोगों को मालूम पड़ गया है कि क्या है कंजर्वेटिज्म, क्या है, तीन तरह के आदमी लोग जो कौन थे, जो आपको आगे भी पढ़ना है इस चैप्टर में, वो भी मैंने आपको इधर ही क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं जैकोबिन का। तो जैकोबिन्स क्या था, एक पॉलिटिकल ग्रुप ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये भी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। देखिए ये बस कंटिन्यूएशन है ना, नाइन्थ में जो आपने पढ़ा था ये उस चैप्टर का कंटिन्यूएशन है ना। इसको आगे देखा जा रहा है कि कैसे क्या हुआ उसके बाद, है ना, और मतलब और इन डेप्थ भी बोल सकते हैं या फिर कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हैं उस चीज को। अब सीक्रेट सोसाइटीज। तो सीक्रेट सोसाइटीज क्या था, हिडन ग्रुप्स प्लॉटिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट अथॉरिटीज। तो सीक्रेट सोसाइटीज जो थे ये कुछ हिडन ग्रुप्स थे जो प्रोटेस्ट को प्लॉट कर रहे थे अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के अगेंस्ट जो ग्रुप्स
प्रोटेस्ट को प्लॉट कर रहे थे उन्हें सीक्रेट सोसाइटीज कहा गया है। तो इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ने थे वो सब आपने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइमलाइन के बारे में। तो टाइमलाइन में सबसे पहले 1789, हाँ ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा टाइमलाइन चार्ट्स बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हिस्ट्री में है ना, सोशल में डेट्स को याद रखना जरूरी है। जी हाँ, डेट्स को याद रखना जरूरी है, लेकिन ऐसा ईयर वाइज एकदम एग्जैक्टली आपको याद रखना जरूरी उतना नहीं है, है ना। जिनको लगता है कि भाई एकदम कंपलसरी ही है ईयर को याद रखना, है ना, कुछ लोग एकदम डेट शीट बना बना के उसको रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं, है ना। तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे मैं आपको बताऊंगा, जहां पे अगर वो चीज आएगा, अगर वो ईयर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर के दौरान, है ना। बाकी आपको बाकी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी भी कुछ जो रिवीजन वाले बच्चे हैं जिनको रिवीजन करना है ना, तो उनके लिए यहाँ पे है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एकदम परफेक्शन चाहिए होता है कि हाँ एक एक पॉइंट मैं लिख के आऊंगा, है ना, एक एक डेट एक एक ईयर में लिख के आऊंगा, तो उनके लिए यहाँ पे टाइमलाइन भी मैंने बना दिया है। लेकिन तभी भी अगर हम लोग ये वन शॉट कवर कर रहे हैं तो हम लोग इसे भी कवर कर लेते हैं। तो 1789 में हुआ था अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1797 में क्या हुआ था कि नेपोलियन इवेड्स इटली, नेपोलियनिक वॉर्स बिगेन, है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया था 1797 में, उसने इटली को इवेड कर दिया था। 1804 में था इंट्रोडक्शन ऑफ नेपोलियनिक कोड, है ना। तो 1804 में इंट्रोडक्शन किया था नेपोलियन ने अपने नेपोलियनिक कोड का या फिर सिविल कोड का। अब 1814 और 1815 के बीच में फॉल ऑफ नेपोलियन हुआ था, वियना पीस सेटलमेंट हुआ था। तो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सीधा आप बस डेट्स देख लो, है ना। और 1821 में ग्रीक स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस हुआ था, है ना। फिर उसके बाद 1831 में गिसेपे मजानी एस्टेब्लिशेस यंग इटली, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1832 में था ग्रीस गेन्स इंडिपेंडेंस, है ना, और ये ट्रीटी हुआ था साइन, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1834 में ज़ोल्वेरन कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड इन प्रशिया, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद ये दोनों डेट्स आप देख लीजिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इन दोनों ईयर्स के बीच हुआ था। 1859 से 1870 के बीच में हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और 1866 से 1871 के बीच में हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सॉरी इटली एंड जर्मनी। हाँ, तो अब ये सारा पार्ट हमने कवर कर दिया है एंड अभी आप लोगों को चैप्टर का एकदम बेस एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, द राइज ऑफ, मतलब मेन तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैन बी एनालाइज्ड थ्रू टू की डायमेंशंस, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड इंटरवाइनिंग ऑफ नेशनलिज्म विद इंपीरियलिज्म। तो अब देखो कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, इसके दो की डायमेंशन है ना, इसे दो पॉइंट से आपको समझना है। एक है विजुअलाइजिंग द नेशन और दूसरा है इंटरवाइनिंग ऑफ नेशनलिज्म विद इंपीरियलिज्म, है ना। तो आप इन दोनों चीज के एकदम अगर आप डीप में जाते रहोगे तब आपका ये चैप्टर एकदम पूरा होगा, लेकिन ये जो दो की डायमेंशन है इसके थ्रू हम लोग कवर करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि विजुअलाइजिंग द नेशन, तो विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब लाइक इसको एक एग्जांपल ले लो, जैसे जर्मनिया, है ना। तो इसका हम लोग ने एग्जांपल ले लिया। तो देखो विजुअलाइजिंग द नेशन, अब मैं आपको एक ये चीज मतलब इसमें एक एग्जांपल है ना, एग्जांपल में है जर्मेनिया का, है ना। तो जर्मेनिया में क्या हुआ था कि देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब अभी सब कुछ चल रहा है ना, एकदम सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है ना। मतलब जो राजा थे वो रूल कर रहे हैं, है ना, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है ना, आदमी लोग दब रहे हैं, है ना, सब कुछ एकदम वो हो रहा है। लेकिन तभी भी अगर ओवरव्यू से देखा जाए तो एकदम एक नेशन चल रहा है, एक नेशन परफॉर्म कर रहा है, राजा वाजा सेटल है। लेकिन अब आप मेरे को बोलोगे कि अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अगर सब कुछ ये हुआ है, तो फिर चेंज ही क्यों हुआ, है ना। तो चेंज इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ लोग थे, है ना, कुछ लोग नहीं मतलब मैक्सिमम जो मेजोरिटी था, उनको रूलर्स, जो डेस्पोटिक रूलर्स थे, उनसे उनको दिक्कत हो रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजुअलाइज किया अपना एक देश, है ना, उन्होंने ऐसा सोचा, है ना। आपके उसमें भी दिया होगा, आपका जो ये चैप्टर का पहला एक पेंटिंग होगा उस पे, वो पेंटिंग किसी ने तो बनाया भी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं आपको बोलूंगा एक बार टेक्स्ट बुक भी रेफर कर लेना अपना,
क्योंकि उससे मे बी वो पेंटिंग्स आएगा, है ना, और वो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। बाय द वे अभी तो हम लोग चैप्टर के अंदर एकदम ओवरव्यू ले रहे हैं, एक वन शॉट ले रहे हैं, तो उतना मैं कवर नहीं करूंगा, उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो बच्चे होते हैं जिनको एकदम 100% कवर करना है, तो उनके लिए, है ना, वो चीज जरूरी हो सकता है। तो कुछ लोग जो थे जिनको दिक्कत हो रहा था रूलर से, जिनको दिक्कत हो रहा था, उन्होंने एक नेशन विजुलाइज किया। नेशन विजुलाइज मतलब उन्होंने सोचा कि हाँ भाई, एक हमारा ऐसा खुद का एक देश होगा जहाँ पे कोई रूलर नहीं होगा, जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे आदमी बटे नहीं होंगे, जहाँ पे ऐसा चीज नहीं होगा, जहाँ पे वैसा चीज नहीं होगा, है ना। कभी कभी आप सोचते हो ना कि हाँ यार, मेरा भी एक देश होगा जहाँ पे, है ना, पढ़ाई बैन कर दूंगा मैं, ये ऐसा कर दूंगा, वो ऐसा कर दूंगा, है ना। तो भले हम लोग जो सोचते हैं वो उल्टा सीधा चीज जो सोचते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो उन लोगों ने जो सोचा था, वो एकदम बहुत अच्छा चीज सोचा था, है ना। उन्होंने एक नेशन विजुअलाइज किया अपना, जहाँ पे कोई किंग नहीं है, जहाँ पे कोई, है ना, रोक टोक नहीं है, जहाँ पे जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट है, जहाँ पे जो लोग हैं, जो आदमी है वो भगवान है ना, पीपल आर गॉड। और बाकी ऊपर कोई हमसे बड़ा नहीं है, कोई हमसे छोटा नहीं है, हम चाहे तो किसी आदमी को बड़ा बना सकते हैं, हम चाहे तो किसी आदमी को नीचे गिरा सकते हैं। तो ऐसा जो मेंटालिटी था, ये था विजुअलाइजिंग द नेशन, है ना। तो वही इधर जर्मनी का एग्जांपल दे करके, इसको जर्मनिया का एग्जांपल दे करके आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब दूसरा चीज है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो बाल्कन डायनामिक्स के बारे में इसमें बताया गया है कि द बाल्कन प्रॉब्लम एक्सपेल, है ना, और ऑफ मेजर पावर्स to counter each other's influence in Balkans, showcasing the nexus between nationalism and imperialism। तो ठीक है, ये दोनों वैसे आपको उतना समझने का जरूरत नहीं है, ये दोनों वैसा उतना कोई जरूरी नहीं है, ये सब आगे कवर होगा जब ये बाल्कन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए आप चलते हैं मेन इस पे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो हमारा जो पहला जो चीज है इस चैप्टर का, उस पहले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, है ना, बस था कि विजुअलाइजिंग द नेशन, और फिर उसके बाद नेशनलिज्म विद इम्पेरियलिज्म। तो इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं, तो अगर आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं, वैसे वो उतना जरूरत नहीं है, वो आपको आगे कवर मैं करवा दूंगा। तो अब हमारे पहला टॉपिक है जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, और इसमें है द क्लास ऑफ यूनिटी इन 1789। तो अब चलिए इसको पढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट टुगेदर द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कटिंग अक्रॉस रीजनल डिविजन। The middle class included industrialists, businessmen and professionals। तो जी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, ये बॉट किया एरिस्टोक्रेसी को और न्यू मिडिल क्लास को, है ना। जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ अपना, इसके होने के बाद दो तरह के आदमी लोग आ गए, एक आ गया एरिस्टोक्रेसी और एक हो गया न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी हम लोग ने आगे पढ़ लिया, इसलिए मैंने बोलता हूँ ना कि भाई जो ऊपर है, जो चीज है वो पढ़ना, आपको बेस एकदम तैयार करना एकदम जरूरी होता है। तो एरिस्टोक्रेसी बना और फिर उसके बाद न्यू मिडिल क्लास बना, कटिंग अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। जो रीजनल डिविजन्स थे उसे एकदम अलग करके ये जो जो दो चीज थे ये फॉर्म हुए। और द मिडिल क्लास इंक्लूडेड इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। तो मिडिल क्लास आप लोग को मालूम ही होगा ना, पुअर होता है, मिडिल क्लास होता है, रिच होता है, रिच को एरिस्टोक्रेसी बोलता है, और एक मिडिल क्लास बना, न्यू मिडिल क्लास बना। और न्यू मिडिल क्लास में कैसे लोग थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे एंड प्रोफेशनल्स थे। और ये 1789 में क्लास ऑफ यूनिटी हुआ था। और अब हम लोग बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म का। लिबरल नेशनलिज्म में नेपोलियनिक कोड एंड लिमिटेड सफरेज। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। लिबरल नेशनलिज्म इन अर्ली 19th century यूरोप was closely tied to the ideas of national unity. The Napoleonic Code, despite some limitations in suffrage, reflected these ideals। तो अब देखो, नेपोलियनिक कोड एंड लिमिटेड सफरेज, है ना। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था? 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में था, है ना। और क्लोजली टाइड टू द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था कि नेशनल यूनिटी जो था, मतलब उसी के सिमिलर था, है ना। नेपोलियनिक कोड डिस्पाइट सम लिमिटेशंस इन सफरेज रिफ्लेक्टेड दिस आइडियल। तो बेसिकली कुछ ऐसा चीज थे जो आदमी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, है ना। नेशनल यूनिटी आदमी लोग चाह रहे थे, है ना, कि चाह रहे थे कि भाई अब कोई रूलर रहे ही नहीं, कुछ ये रहे ही नहीं, है ना। तो ऐसा चाह रहे थे। तो उस समय नेपोलियन ने क्या किया था, अपने एक नेपोलियनिक कोड लॉन्च किया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम डीप में जाते जाएंगे, है ना। और जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, आप उससे रिलेट कर पाइएगा। तो क्या था
कि आदमी लोगों को था कि नहीं भाई हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें कोई रूलर चाहिए नहीं। तो उस टाइम पे नेपोलियन ने क्या किया, उसने एक नेपोलियनिक कोड लाया। नेपोलियनिक कोड मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स लाए जो कि लोगों के फेवर में था। तो डिस्पाइट ऑफ सम लिमिटेशंस है ना, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे, ऐसा नहीं कि हाँ भाई पीपल और गॉड है ना, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे भी नेपोलियनिक जो नेपोलियन था वो एकदम है ना एब्सोल्यूटिस्ट था। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब सारे एब्सोल्यूट पावर थे नेपोलियन के पास। बट स्टिल जो भी था थोड़ा बहुत बेटर था वो। अब न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में ये कस्टम्स ऑफ यूनियन फॉर्म हुआ था। ज़ुलिवरन कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 लेड बाय प्रशिया, एम टू यूनाइट द जर्मन स्टेट्स। And these issues discussed included freedom of the press, emphasizing the importance of share values. तो देखो क्या हुआ था कि भाई अब ज़ुलिवरन कस्टम्स यूनियन फॉर्म हुआ कि कब 1815 में। मतलब कस्टम्स यूनियन तो 1834 में बना, लेकिन न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 आना धीरे धीरे करके, मतलब ये बना 1834 में लेकिन 1815 इसका एक फॉर्मेशन डेट मान लो आप। तो लेड बाय प्रशिया एम टू यूनाइट जर्मन स्टेट्स है ना, तो इसका मेन काम क्या था, जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करना इसका मेन काम था। ठीक है, तो अब हम लोग अगला चीज में बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज के बारे में। तो सीक्रेट सोसाइटीज एंड ऑपोजिशन। तो सीक्रेट सोसाइटीज हमने पढ़ लिया था कि क्या होता था। कुछ सीक्रेट सोसाइटीज जो थे है ना, वो क्या करते थे, एकदम हिडन ग्रुप्स थे जो प्लॉट करते थे प्रोटेस्ट। तो सीक्रेट सोसाइटीज emerged in Germany, France, Switzerland, and Poland with figures like Mazzini opposing monarchies. The French Revolution 1789 became an early expression of nationalism. तो क्या हुआ कि ऐसे ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लगे जर्मनी में, फ्रांस में है ना। और उसमें कैसे लोग थे, फिगर्स लाइक मजीनी है ना, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मोनार्कीज हटाना। मोनार्कीज मतलब राजाओं को हटाना। और दी फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 बिकेम एन अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। अब बात करते हैं अपना अगला टॉपिक के बारे में जो कि था स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, और यहाँ पे और एक पॉइंट है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकेम एन अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म है ना। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये था अर्ली एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। तो स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट नेशनलिज्म। तो द आइडियाज ऑफ ये emphasizes on the homeland and citizen। तो एक था ला पैट्री और ला साइटोयन। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं होगा, लेकिन अब समझ जाओ। तो इसका ये था कि emphasizes on the homeland and citizen है ना। तो ये कुछ चीज थे, आइडियाज थे है ना। तो इसको ये क्या emphasize कर रहा था, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा था, होमलैंड को एक्सप्रेस कर रहा था और सिटीजन्स को एक्सप्रेस कर रहा था। अब ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग है ना, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिटी। तो जो ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग था ये भी अडॉप्ट कर लिया गया। इसका इसका क्या था, ये ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिटी था। फिर इसका रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स जनरल असेंबली बिकेम द नेशनल असेंबली। तो जो स्टेट्स जनरल असेंबली था, जो स्टेट्स जनरल कौन कौन से स्टेट्स थे बताइए। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया ना, क्लर्जी नोबिलिटी है ना, वो जो स्टेट्स थे वो अब उसको हटा दिया गया। अब तो जो कौन कौन से जो स्टेट्स थे उनको हटा दिया गया और अब उसको हटा करके नेशनल असेंबली किया है ना। अब कोई भी स्टेट्स नहीं है, कोई भी कम ऊपर नीचे नहीं है ना, अब नेशनल असेंबली है। और उसके बाद ओथ्स एंड ये फिर उसके बाद नेशनलिस्टिक रिचुअल्स वर इंट्रोड्यूस है ना। तो अब अगर आप नेशन का फॉर्मेशन हुआ है तो अब उन्होंने ओथ लिया है, कुछ ऐसा नेशन का एक वो होता है, तो वो सब इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट्स मेजरमेंट्स एंड लैंग्वेज वर स्टैंडर्डाइज। तो अब क्या था कि अब एकदम देश है, नया नया देश है एक है ना, नया नया देश का नया फ्लैग है, नया नया ओथ है, नया सब कुछ है ना। तो अब एक देश को एक चीज तो फॉलो करना है ना, जैसे भारत में एक तरफ रुपए हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब दिल्ली में जाओगे तो भारत वहाँ पे रुपए फॉलो हो रहा है, लेकिन आप कहीं और चले जाओगे है ना, जैसे मान लो कि आप आंध्र प्रदेश आ जाओगे तो आंध्र प्रदेश में आपसे पाउंड्स लेगा, डॉलर्स लेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर तरफ एक स्टैंडर्डाइज्ड उसमें ही होता है, रुपए ही में पेमेंट होता है, हाँ कि नहीं। तो उसी तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड पैसा लाया और फिर वेट्स लाया। ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली चले जाओगे तो वहाँ पे आपका केजीस में मेजरमेंट होगा और फिर उसके बाद आप कहीं और चले जाओगे भारत में तो वहाँ पे आपको एलबीस में मेजर करेंगे है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक स्टैंडर्डाइज वेट, कोई एक लैंग्वेज, जैसे हमारा भारत का अभी तो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन राष्ट्र मतलब जो ऑफिस वगैरह ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इंडिया का वो हिंदी है। तो वैसे ही लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज किया गया। फिर उसके बाद अबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक यूनिटी है ना। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थे
इसे हटा दिया गया, प्रमोट किया गया इकोनॉमिक यूनिटी को। अब प्रमोशन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल लैंग्वेज। अब वहाँ पे भी एक नेशनल लैंग्वेज बना था। अब वहाँ पे भी ऐसा होता होगा ना जैसे भारत में है कि कुछ जगह पे लोग तमिल बोलते हैं, कुछ जगह पे लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ जगह पे लोग उड़िया बोलते हैं। तो मल्टी कल्चरल लिंग्विस्टिक एथनिक देश है हमारा भारत। तो इसी तरीके से फ्रांस भी था, है ना। लेकिन फ्रांस को एक नेशनल लैंग्वेज चाहिए था, तो फ्रांस ने क्या किया कि प्रमोट किया फ्रेंच लैंग्वेज को, क्योंकि उसको एस्टेब्लिश करना था अपना एक नेशनल लैंग्वेज। अब बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन ने क्या किया 1799 से लेकर के 1815, देखिए अब यहाँ पे आपको जो भी डेट्स दिख रहे हैं ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा, है ना। तो नेपोलियन का ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए जैसे नेपोलियन कोड 1804 में आया, तो ये चीज आपका इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू 1815, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख लोगे तो वेरी गुड। तो नेपोलियन ने क्या किया था, रूल किया था फ्रांस को कब से कब तक, 1799 से लेकर के 1815 तक रूल किया था। इसने क्या किया था, इसने इंट्रोड्यूस किया नेपोलियनिक सिविल कोड इन 1804, है ना। और एक कोड ने क्या किया था, एम्फोसाइज किया था प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, इक्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन। तो बेसिकली स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू, तो ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का था, है ना। तो बेसिकली इसने भी वही किया, इसने भी ऐसा एक प्रॉपर्टी राइट्स लाया। पहले लोगों का प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था, इसने प्रॉपर्टी राइट्स लाया नेपोलियन ने, है ना। इक्वालिटी थोड़ा लाया और एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया। तो ही रूल्ड अंटिल द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, leading to defeat by Prussia, Russia and Austria and Britain। तो नेपोलियन ने बैटल ऑफ वाटरलू 1815 तक फ्रांस को रूल किया, लेकिन फिर उसके बाद इसको प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन ने मिलके हरा दिया। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक से जाने से पहले सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो अगला जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब नेशनलिज्म कैसे बना यूरोप में, तो अब हम लोग उस चीज का बात करते हैं। तो नेशनलिज्म बना सबसे पहले द एब्सेंस ऑफ नेशन स्टेट्स की वजह से। यूरोप लैक्ड नेशन स्टेट्स विद मल्टीपल किंगडम्स इन ईच नेशन। तो जो यूरोप था उसमें कोई ऐसा नेशन स्टेट नहीं था, है ना। मल्टीपल किंगडम्स थे, है ना। ईच नेशन मतलब बहुत सारे किंगडम्स थे यूरोप में, है ना। यूरोप है एक अलग ही चीज है, जैसे यूरोप में फ्रांस है ना, इसमें यहाँ पे वो है, कुछ और है, कुछ और है। तो यूरोप में बहुत सारे किंगडम्स थे, मल्टीपल किंगडम्स था, और नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में। तो एक ये था उसका रीजन होने से पीछे। और दूसरा जो हमारा चीज है, थियोक्रेसी एंड न्यूमेरिकल क्लास, एरिस्टोक्रेट्स वर्सेस मिडिल क्लास। हाई क्लास एरिस्टोक्रेट्स कंट्रास्टेड विद द एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास। तो आप देखो जो एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स मतलब एरिस्टोक्रेसी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो रिच पीपल थे, जो रिच ग्रुप्स थे, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे। किससे कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो डिसएग्री कर रहे थे ना, वो एकदम अलग थे। किससे अलग थे, न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास जो फॉर्म हुआ था उससे वो अलग थे। तो ये भी एक रीजन है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, है ना। और एब्सेंस ऑफ नेशन स्टेट्स भी एक रीजन है। और दूसरा है अपना जोलिवरन, है ना, ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन। जैसे जोलिवरन लेड बाय प्रशिया एस्टैब्लिश टैरिफ बैरियर्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक यूनिटी बाय रिड्यूसिंग करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। तो जोलिवरन जो कि प्रशिया लीड कर रहा था, है ना, इसने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश किया एंड ये सब किया। और फिर उसके बाद प्रमोटिंग इकोनॉमिक यूनिटी, है ना, करेंसीज को रिड्यूस कर दिया, 30 से 2 कर दिया, 2 प्रकार का कर दिया, 30 प्रकार से लेकर के। और फिर उसके बाद तो ये जो 3 रीजन थे, ये था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये 3 कुछ फीलिंग्स थे, है ना, ऐसा ये कुछ चीज हो रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली किसी को भी। अब देखो भाई, अगर कोई एक सरकार है, अगर कोई अच्छा मान लीजिए, ऐसा तो था नहीं लेकिन वैसे बहुत रहे भी हैं। जैसे अगर कोई एक अच्छा राजा है जो एकदम सबकी बात मान रहा है, एकदम अच्छे से रूल कर रहा है, तो उसको क्यों हटाएंगे भाई। उसको हटा करके और ऐसा क्यों करेंगे हम, है ना। अगर आपको कोई सरकार रूल कर रहा है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लीडर अच्छा लग रहा है, जैसे आज के जमाने में मोदी है, अगर सब, है ना, बीजेपी एकदम अच्छे से रूल कर रही है, अगर सबको लग रहा है कि बीजेपी एकदम अच्छे से रूल कर रही है, तो बीजेपी को हटाएगी क्यों? क्योंकि उनको चाहिए ना कोई अच्छा आदमी चाहिए। लेकिन ये ऐसा, ये कुछ चीज ऐसा फैक्टर्स था। कैसे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स, एब्सेंस ऑफ नेशन स्टेट्स था ना, एरिस्टोक्रेट्स वर्सेस न्यू मिडिल क्लास हो रहा था, ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन चल रहा था। तो इन सब की वजह से द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ। अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग जर्मनी एंड इटली में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्मनी प्रशियन डोमिनेंस के बारे में। नेशन बिल्डिंग एंड प्रशियन डोमिनेंस। तो द जर्मन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस शोकेस द डोमिनेंस ऑफ प्रुशिया, बिकमिंग अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। तो देखो क्या था कि जो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था, है ना,
तो पहले जो थे कि बहुत सारे जो स्टेट्स थे, मतलब बहुत सारे जो नेशंस थे या फिर बहुत सारे जो देश थे, वो पहले देश नहीं थे ना, अलग अलग किंगडम था। जैसे आपने ऊपर में पढ़ा ना कि अलग अलग किंगडम था, और ऐसा कोई एक देश था ही नहीं। जैसे अभी है ना, भारत है, यूएसए है, फ्रांस है, वैसे उस टाइम पे देश नहीं थे, जर्मनी है ना। तो उस टाइम पे अलग अलग किंगडम्स थे, तो उन सब को, कुछ किंगडम्स को मिला करके एक देश बना। तो वही है यहाँ पे भी, जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो प्रशिया था वो डोमिनेंस शो कर रहा था, बिकमिंग अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। अब इटली का यूनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इटली डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। देखो 7 स्टेट्स में इटली डिवाइडेड था, है ना। सॉ यूनिफिकेशन विद सैंडियाना पाइडमंट एज द ओनली इटालियन रूल स्टेट। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ना 7 स्टेट्स थे ना, धीरे धीरे करके 7 के 7 स्टेट्स मिले, और ऐसे करके इटली बना। तो अब इसमें बात करते हैं स्ट्रॉन्ग केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो द प्राइमरी आइडेंटिटीज वर एथनिक, were ethnic English, Welsh or Irish, with the Act of Union of 1707 leading to the formation of the United Kingdom with Great Britain। तो अब जो ब्रिटेन था ये भी एक देश नहीं था, ये भी 3 भागों में बटा था। कौन कौन से 3 भाग में? एक था इंग्लिश, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, है ना, और एक था वेल्श, वेल्श मतलब वेल्स, और एक था आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड। तो 3 भागों में बटा था ये भी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, 1707 का एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, और इस एक्ट ऑफ यूनियन में क्या हुआ कि जो इंग्लैंड था और वेल्स था, इसने एक ट्रीटी साइन करा, और इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड और वेल्स मिल गया, है ना, एक साथ बन गया। और फिर इसका धीरे धीरे करके आयरिश मतलब जो आयरलैंड था वो भी इसके साथ आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम का या फिर ग्रेट ब्रिटेन का। अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज के बारे में। तो रेवोल्यूशनरीज में है ऑपोजिशन टू पोस्ट वियना मोनार्कीज। फिगर्स लाइक मजीनी अपोज्ड मोनार्कीज established after the treaty of Vienna. Mazzini founded young Italy and young Europe। तो अब देखो कांग्रेस ऑफ वियना में भी आप आगे पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको अभी क्लियर कर नहीं, आप मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कांग्रेस ऑफ वियना जो था वो था कि नेपोलियन हर तरफ रूल कर रहा था, तो नेपोलियन का तो इन्होंने गिरा दिया। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे कांग्रेस ऑफ वियना इसे होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिच ने। तो ड्यूक मेटरनिच एक ऑस्ट्रियन चांसलर था, है ना। तो 3-4 देशों ने मिलकर के उसे होस्ट किया था। कौन कौन से? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, है ना। तो इन 4 देशों ने मिलकर के उसको होस्ट किया था, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कांग्रेस ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि, है ना, ये लोग कंजर्वेटिव थे मान लीजिए, है ना, और इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको रिस्टोर करना था अपना देश को, है ना, मतलब मोनार्कीज को इनको रिस्टोर करना था। ये नहीं चाहते थे कि चेंज आए। तो इन्होंने क्या किया था कि जो बोर्बन डायनेस्टी था एक, है ना, मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए वियना का। तो ऐसा एक बोर्बन डायनेस्टी था, तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज को भी, एक डायनेस्टी था जिसको नेपोलियन ने ऐसा ओवरथ्रो कर दिया था, तो इन्होंने उस चीज को भी रिस्टोर कर दिया, है ना। तो ये जो जो चीज नेपोलियन उजाड़ के फेंक रहा था, वो चीज को ये लोग जा जा करके रिस्टोर कर रहे थे, वो मोनार्कीज को ये लोग जाके रिस्टोर कर रहे थे। और इन्हीं लोगों ने नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में भी हराया था, इन्हीं देशों ने मिलकर, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। तो वही है। तो पोस्ट वियना मोनार्कीज में फिगर्स लाइक मजीनी अपोज्ड मोनार्कीज established after the treaty of Vienna। तो अब ये कौन है? मजीनी कैसा आदमी है? मजीनी है अपना लिबरल टाइप का आदमी, है ना। इसको चाहिए चेंज, भाई मेरे को नहीं चाहिए कोई देश में, मेरे को नहीं चाहिए कि कोई रूलर वगैरह देश को हमारा लीड करे। और कांग्रेस ऑफ वियना तो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स ने क्या किया कि डायनेस्टी रिस्टोर कर रहे थे ना, वो लोग जा जा करके जो मोनार्कीज जो फेंके गया था वो मोनार्कीज को बनाए जा रहे थे। तो वही मजीनी ने क्या किया, जो कि एक लिबरल था, है ना, इसने फाउंड किया यंग इटली को और यंग यूरोप को, और ये लोग रिवॉल्यूशनरीज थे। तो बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो आपके लिबरल्स हैं वो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्योंकि उनको चेंज चाहिए था, है ना। बाकी अगर किसी व्यक्ति को चेंज चाहिए होगा तब ना वो रेवोल्यूशन करेगा। यार ऐसे ही तो मैं थोड़ी ना चले जाऊंगा रोड पे बैठ के कि हाँ भाई रेवोल्यूशन कर रहा हूँ। किस चीज का रेवोल्यूशन कर रहा हूँ? तो मजीदी का रेवोल्यूशन इस चीज के पीछे था, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि उनको बहुत सारे दिक्कत लग रहे थे। कौन कौन से दिक्कत मैंने ऊपर आपको बताया, है ना। तो उन दिक्कत की वजह से धीरे धीरे करके नेशनलिज्म का फीलिंग उभरने लगा आदमी के अंदर। अब बात करते हैं रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग के बारे में। पॉलिश रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड इमोशन एम्फेसिस के बारे में। तो Polish resistance against Russia highlighted the use of native language and emphasizes
ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। तो बेसिकली रोमांटिसिज्म और नेशनलिज्म ये भी एक टाइप का फीलिंग ही था। रोमांटिसिज्म क्या था, एक रोमांटिक फीलिंग था अपने देश के लिए। जैसे कि आपने अपने हिंदी में पढ़ा ही होगा कि देश बनी है दुल्हन, जब वो कैफी आजमी द्वारा लिखा गया है वो पार्ट, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसमें है ना कि देश बनी है दुल्हन। तो उसमें एक देश को इमेजिन करने का अलग अलग तरीका है। देखो भारत माता, जैसे भारत में सब लोग भारत को भारत माता बोलते हैं, भारत माँ है ना, माँ के समान देखते हैं। वैसे ही कुछ देश किसी चीज को कुछ और की तरह देखते हैं, है ना। अगर वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो भारत को भारत माता की तरह देख सकते हैं, भारत को भारत पिता की तरह देख सकते हैं, भारत को भाई जैसा देख सकते हैं, बेटा ऐसा देख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा देख सकते हैं। है तो बस वो एक फीलिंग होता है ना, रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग भी सिमिलर ही चीज है। तो बस वो एक फीलिंग है, जैसे देश को इमेजिन करने का एक फीलिंग है, और देश के लिए देश प्रेम का बस एक फीलिंग है, एक फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दी एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में। तो 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले था रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो वही सेम चीज है, देखिए यहाँ पे भी आ गया है। तो ये है वर्नाकुलर एम्फसाइज, है ना। तो और वर्नाकुलर लैंग्वेज लोकल aimed not only to recover ancient national spirit but also to convey modern nationalist messages टू illiterate ऑडियंसेस, है ना। तो वही सेम चीज है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बस ये एक फीलिंग है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लोकल फोल्कलोर चल रहा था ना, ऐसा ही नहीं था उसका एम कि बस रिकवर करना है एशियन नेशनल स्पिरिट को, है ना, बट ऑल्सो टू कन्वे मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस। तो सिर्फ एशियंट देश को अपना बस वो करना का ही उसको नहीं था, लेकिन मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस को भी इलुस्ट्रेट करना था उसे। तो ये अपना रोमांटिक इमेजिनेशन है, नेशनल फीलिंग। तो अब बात करते हैं हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में। तो हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट क्या है, तो ये 1830s के बीच में हुआ था। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इन 1830s लेड टू सोशल अपहेवल एंड पर्टिकुलरली इन पेरिस। तो देखो अब मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट आता है ना। तो बेसिकली क्या था, 1830s के टाइम पे बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो गया था, है ना, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था फ्रांस में। और जो फर्स्ट हाफ था उस टाइम का, उस 1830 मतलब 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, उसने देखा कि यार इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, और ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जॉब को चाहने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन जॉब्स ही कम बढ़ गए थे, है ना। कि हाँ भाई मैं जॉब करूंगा, हाँ भाई मैं जॉब करूंगा, मैं जॉब करने के लिए आदमी तो है, लेकिन जॉब ही नहीं है ना। और आज के समय में क्या है कि उल्टा हो रहा है कि जॉब्स है लेकिन आदमी नहीं है ना। कहीं कहीं पैसा होता है, कहीं कहीं कुछ और होता है। तो इसमें यह है कि जॉब करने वाले आदमी है लेकिन जॉब्स नहीं है अवेलेबल। तो उसके चक्कर में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेजेस हो रहा था ना, गांव वगैरह से लोग आ रहे थे सिटी में रहने के लिए, है ना। और सिटी में ओवर क्राउडेड स्लम्स में आकर के रह रहे थे। ओवर क्राउडेड मतलब एकदम लंबा लंबा बिल्डिंग्स बनाना, है ना, और एक एक घर में 10-10 आदमी रहना, है ना। ऐसे करके बहुत सारे फैमिली 100 से भी ज्यादा, 200 500 फैमिली एक एक बिल्डिंग में रह रहा था, है ना। बहुत दिक्कत से, बहुत मुश्किल से वो लोग रह रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था जो पेरिस का जो पॉपुलेशन था, यहाँ पे जैसे लिखा है पर्टिकुलरली इन पेरिस। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि पेरिस का जो लोग थे, पेरिस के जो लोग थे, उनको ऐसा हालत आ गया था कि वो रोड पे आना पड़ा था उनको। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि खाना खरीदने का ना रेट्स एकदम डबल जा रहे हैं, है ना। सब कुछ एकदम डबल हो रहा है, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है ना, एकदम ओवर क्राउडेड जगह पे रह रहे हैं। तो मतलब बहुत खराब स्थिति हो गया था। तो यही था हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, 1830s के टाइम पे हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल। तो रेवोल्यूशन ऑफ 1848 या फिर रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर, a revolution led by educated middle class occurred in 1848. The Habsburg rulers granted more autonomy to Hungarians in 1867. तो ये क्या था कि जो पुअर लोग कर रहे थे रिवॉल्ट, है ना, सब लोग कुछ कुछ कर रहे थे रिवॉल्ट। तो उसके पैरेलल ना, मतलब उसके साथ ही साथ 1848 में क्या हुआ था कि जो एडुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, उन्होंने भी अपना मतलब रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। और इसका आउटकम क्या निकल के आया कि जो हैब्सबर्ग के रूलर थे, उन्होंने मोर ऑटोनॉमी दिया हंगेरियंस को 1867 में, है ना। तो पहले कुछ ज्यादा ही डोमिनेटेड था, है ना। फिर उसका एडुकेटेड मिडिल क्लास रिवॉल्ट कर रहा है कि नहीं अब तुम्हारा नहीं चलेगा, अब तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। तो इसके चक्कर में जो एरिस्टोक्रेसी था उसे दबना पड़ा। एरिस्टोक्रेसी बोल रहा हूँ, हाँ वैसे एरिस्टोक्रेसी को भी दबना पड़ा, मतलब जो एब्सोल्यूटिस्ट था उसे दबना पड़ा। और मोर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब छूट दिया किसको, हंगेरियंस को। और कौन से साल में दिया, 1867 में।
तो इसी के साथ यहाँ पर अपना चैप्टर हो जाता है खत्म। बाकी ये जो पीडीएफ है, ये मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, है ना? अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो, है ना? 4 पेज का है ये, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इस वाली वीडियो में मैं उतना अंदर में तो नहीं गया हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बार रिकमेंड करूँगा कि एक बार पूरा एकदम टेक्स्ट बुक भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा चाहते हो कि कहीं से कोई नंबर कटे ही नहीं, तो एक बार वो भी देख लीजिए। बाकी आंसर लिखने के ऊपर भी मैं एक जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आंसर लिखना है ना? किस तरीके से लिखना है, आपका प्रेज़ेंटेशन कैसा होना चाहिए, है ना? आपको हर एक चीज़ मैं कवर करवाने वाला हूँ। और जो बच्चे अभी से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने हुए हैं, उनको भाई सैल्यूट है, आपने एकदम अच्छे से पढ़ाई किया है, आपको चीज़ अब क्लियर हो भी गया होगा। अगर आपको कुछ आता नहीं होगा तो आपको वो भी क्लियर हो गया होगा, और अगर आप रिवीजन वाले बच्चे थे, तो आपका रिवीजन भी एकदम अच्छे तरीके से हो गया होगा, है ना? अगर आपको मालूम है तो वो सब भी आपने एक बार और थोड़ा इन डेप्थ, कुछ कभी-कभी ये होता है कि कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो आपने वो पॉइंट्स भी कवर कर लिया होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ एकदम अच्छे से लगा होगा, है ना? तो ये आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी-अभी हमने ये चैनल को बनाया है और अभी इस चैनल को हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाना है। और मैं आपका पूरा एकदम बोर्ड्स क्या, मैं आपको सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक बने रहूँगा आप सभी के साथ। लेकिन उसके लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए, है ना? मैं आपको एकदम पूरा एकदम अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करवा दूँगा, आपको जैसा चाहे उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना? और आपको एकदम हर एक पॉइंट कवर करवाऊँगा। राइटिंग पार्ट से लेकर के, है ना, मैप, हर एक सिंगल चीज़ मैं आपको लिए लेकर के आने वाला हूँ इस चैप्टर पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ मतलब इस चैप्टर पे आएगा, और हर एक चीज़ का रिसोर्सेज़ आपको मैं सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ। तो इसमें मेरा भी मेहनत बहुत लगता है ना? इतना बनाने के लिए, है ना? क्या सब इम्पोर्टेंट है ना? वो सब ढूँढ-ढूँढ करके, है ना? इतने बड़े चैप्टर को 4 पेज में समराइज़ करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसके लिए मेरे को एप्रिशिएट करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि यार मैंने तो एक ही चीज़ देखा है कि अगर आप अच्छे दोस्त हो, तो आप अपने बाकी के दोस्तों का भी हेल्प करोगे आगे बढ़ने में, है ना? क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा दोस्त वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, खुद तो फोड़ता ही है और सबको साथ लेके ही फोड़ता है। बाकी अब मेरे को उम्मीद है, अब मेरे को आप सभी पे ट्रस्ट है कि अब आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो चीज़ मान लीजिए कहीं भी मैंने कुछ भी चीज़ अगर इस चैप्टर में छोड़ा होगा, तो या तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, या फिर अगर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट छोड़ा है, तो आप उसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर आपको कमेंट ही में आकर के उसका और एक डिटेल्ड, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रखा है ना, जैसे इन सब मैंने बनाया है इस जब चीज़ों को, है ना? तो उस टॉपिक को मैं आपको कमेंट में ही आके क्लियर कर दूँगा, या फिर, है ना, मैं अगर आप बोलोगे तो और एक वन शॉट बनाऊँगा जिसमें मैं और डिटेल में घुसूँगा, जिसमें मैं और क्लियर करके बनाऊँगा सब कुछ। तो अगर आप वैसा चाहते हैं तो वैसा ही मैं करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त इतना है कि आप लोगों को ये वीडियो एकदम अच्छे से देखना है, स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक देखना है, इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई देखो, आपको 4 बटन की बात है ना? 4-5 बटन दबा दोगे तो भाई एकदम सब आप कर सकते हो, है ना? और बहुत ज़्यादा मेरा भी मेहनत लगता है, और हाँ, आप सभी कर सकते होंगे। तो आज की इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे और एक अगले चैप्टर में हमारे। तब तक के लिए एकदम बने रहिए और अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे से फोड़िए। अगर आपको एकदम सब कुछ क्लियर करना है तो टेक्स्ट बुक वगैरह भी आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना? और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खेलते रहिए, कूदते रहिए, पढ़ते रहिए, और धन्यवाद।